सो गाइज व्हाट्सअप वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल एंड हमारी जो तैयारी है सीए इंटर लॉ की एकदम बढ़िया बढ़िया हो चुकी है कंप्लीट। हम लोगों ने रिवीजन कर ली, हम लोगों ने सर राइटिंग प्रैक्टिस करके देख ली, हमने एमसीक्यूज कर ली हैं और जो भी थोड़ी बहुत चीजें रह गई हैं वो अभी जो टाइम बचा है उसके अंदर हम लोग कवर कर लेंगे। बट दिस वीडियो इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि अगर ये चीजों के बिना हम लोग एग्जाम हॉल में बैठ गए तो शायद हो सकता है इतनी प्रिपरेशन करने के बाद भी हम छोटी मोटी गलती कर बैठे। तो वो अगर गलती नहीं करनी है सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। बट वीडियो देखने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, सो दैट आपके लिए ऐसा यूजफुल कंटेंट जो है वो चैनल पे आता रहे। राइट अब मैं इसके अंदर क्या डिस्कस करने वाला हूं वीडियो में, दो तीन चीजें मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी जब लास्ट का जो टाइम बचा है उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रख के चलनी है, एग्जाम हॉल में क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है उसके बारे में बात करेंगे। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, फटाफट से जरा चीजें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि सर बहुत सारे बच्चों के ना ये डाउट आ रहे हैं इस समय कि ऐसा लग रहा है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है, मतलब जो सर आगे आगे वाला पढ़ता जा रहा हूं पीछे पीछे वाला भूलता जा रहा हूं। इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल बिकॉज दिस इज द ब्यूटी ऑफ द थ्योरी सब्जेक्ट। आपको ऐसा लगेगा थोड़ा कि यार थ्योरी है, भरे जा रहे हैं याद आएगा नहीं आएगा, एब्सोल्युटली आपको याद आएगा, चीजें रिकॉल हो जाएंगी, तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना बिकॉज इट इज विद एवरीवन। वो सबको ऐसा लगता है कि यार मैंने याद कर लिया, पता नहीं एग्जाम हॉल में याद आएगा या नहीं आएगा, तो आपको चीजें याद आ जाएंगी, तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इट इज वेरी मच नॉर्मल, बस आप अच्छे से याद करते जाओ, चीजें दिमाग में सेट करते जाओ, आपको याद आ जाएगा एग्जाम में। राइट उसके बाद सर मान लो अभी मैंने कोई टॉपिक छोड़ दिया था तो अब मेरे पास जो टाइम बच गया मैं उसमें उसकी रिवीजन वीडियो देख लूं रात को, या फिर कोई चैप्टर में स्किप करके बैठा था, अब मेरे पास टाइम तो बच रहा है तो मैं उसकी रिवीजन वीडियो उठा लूं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा नहीं, आप अब इस समय ना कुछ नया टॉपिक मत उठाओ। जितना आपने पढ़ा है अब छूट गया सो छूट गया, ठीक है। जो आपने अच्छे से पढ़ा है ना आप उसको और पॉलिश करो और अच्छे से जाके एग्जाम में उसको करके आना। अब जो टॉपिक छोड़ के बैठे हो उसे छोड़ दो, देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर उसमें कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, फिर कुछ क्वेश्चंस और कुछ ऐसा देख लिया कुछ क्वेश्चन, फिर उसकी वजह से पूरा सब जो है ना पुराना पड़ा हुआ वो सारा फिर खराब होने लग जाता है, तो वो मत करना, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर एग्जाम में क्या हम अपनी लैंग्वेज में लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे? एब्सोल्युटली यस, यू हैव टू राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज। बस एक चीज का ध्यान रखना, थोड़ा ना वो लॉ की तरह लगना चाहिए, मतलब इट शुड नॉट लुक लाइक कि इंग्लिश का पेपर है। जैसे अगर मान लो आपको सेक्शन नंबर नहीं याद आ रहा तो यू शुड राइट लाइक एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, एज पर द रूल्स ऑफ सो एंड सो, जो भी रूल रहेंगे। तो आपको एटलीस्ट थोड़ा ऐसा लीगल लैंग्वेज की तरह उसको लिखना है, मतलब इट शुड नॉट लुक लाइक कि बिल्कुल ही बेसिक कर दिया, तो जो थोड़ा ऐसा लॉ की तरह लगना चाहिए। बाकी ऐसा कहीं पे कुछ भी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली मॉड्यूल की लैंग्वेज चिपका के आनी है या एग्जैक्टली बेयर एक्ट की लैंग्वेज छाप के आनी है, कोई ऐसा नहीं है। आप जस्ट उसको जैसे अपने लिखना चाहते हो वैसे लिखो, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए एंड इट शुड लुक लाइक द आंसर ऑफ लॉ, बस इतनी बात ध्यान रखना। उसके बाद सर सेक्शन नंबर रूल नंबर लिखना कंपलसरी है क्या? अगर नहीं लिखेंगे तो पूरे मार्क्स कट हो जाएंगे? नहीं, हट, ऐसे थोड़ी होता है। पूरे पूरे सेक्शन नंबर, अगर आप पूरे मार्क्स थोड़ी कटेंगे सेक्शन नंबर पे, अगर आपको सेक्शन नंबर एग्जैक्टली याद है ना तो लिखना। अगर आपको सेक्शन नंबर नहीं याद, रूल नंबर नहीं याद, गलत मत लिख के आना, प्लीज उसको गलत मत लिख के आना। नहीं याद छोड़ देना, वो आधा एक नंबर काटेगा, उससे ज्यादा नहीं काटेगा, ठीक है। बट ये नहीं होता कि पूरे मार्क्स कट जाएंगे, पूरे मार्क्स नहीं कटने वाले। उसके बाद सर हम क्या शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं? जैसे हम सीजी लिखना चाहते हैं या आरडी लिखना चाहते हैं, आरओसी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, हाँ, जो यूनिवर्सली ऐसा एक्सेप्टेड एब्रिविएशंस है वो आप यूज कर लो। बट जैसे अब आप कंपनी को सीओ लिख रहे हो, ये सब एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आप आरओएफ लिख रहे हो, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म लिख रहे हो, ये सब मत लिखना। अगर बार बार रिपीट होने वाला है तो एक टैक्टिक क्या है, आंसर में एक बार ना आप रजिस्ट्रार ऑफ फर्म लिख दो, ब्रैकेट में लिख देना आरओएफ, उसके बाद फिर पूरे आंसर में आप आरओएफ यूज कर सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट राइट इट डाउन वंस, फिर उसके बाद उसकी शॉर्ट फॉर्म आप यूज कर लेना, ठीक है। उसके बाद अब मैं आ जाता हूं एग्जाम टाइम पे कि एग्जाम में आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात, जब आप 15 मिनट मिलेंगे ना आपको रीडिंग टाइम में, उसमें आपका चॉइस ऑफ क्वेश्चन बहुत सॉलिड होना चाहिए, मतलब आपको बहुत अच्छे से ना क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है कि मुझे इन 6 में से कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, बिकॉज दैट चॉइस ऑफ क्वेश्चन, दैट सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन विल मेक अ सुपर लाइक इंपैक्ट ऑन योर एग्जामिनेशन। बिकॉज क्या होता है ना, कई बार हम लोग ना आंसर लिखने बैठ जाते हैं, जब आंसर लिखने बैठ जाते हैं उसके बाद हमको रियलाइज होता है अबे यार ये वाला ना करके वो वाला कर लेता, अब इसका तो आगे याद ही नहीं आ रहा, फिर उसको कर लेता, उसमें शायद मैं अच्छे से लिख पाता। तो ये चीज वहां पर टेस्टिंग नहीं चल रही है, मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप ऐसे करके फिर उसे काट के दोबारा दूसरा आंसर लिखने बैठोगे। यू हैव टू डू इट इन द 15 मिनट्स, 15 मिनट के अंदर अंदर आपको चॉइस ऑफ क्वेश्चन करनी है कि मेरे को ये वाला क्वेश्चन करना है, ये वाला नहीं करना है, दिस आई हैव टू लीव। आप देख लेना लाइक कंपैरेटिवली किसमें आपको ज्यादा आता है वो वाला क्वेश्चन जो है वो करना, और जो वाला क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मुझे इसके 2 पार्ट आते हैं, तीसरा बिल्कुल भी नहीं आता, तो उसे छोड़ देना। या कई बार ऐसा होता है मुझे इसके 2 पार्ट आते हैं, इसके भी 2 पार्ट आते हैं, बट इसके वाले एक पार्ट में
में मैं फिर भी बना के लिख दूंगा, बट इसके थर्ड पार्ट में मैं बना के भी नहीं लिख पाऊंगा, तो लीव दैट क्वेश्चन ना। यही चीज मैं बोल रहा हूं, एक वाइजली सिलेक्शन करना है आपको कि कौन सा क्वेश्चन आपको चुनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, बिकॉज दिस विल डेफिनेटली चेंज योर मार्क्स। मैं बोल रहा हूं, आप लोग बाद में चलकर ना रियलाइज करते हो कि शिट यार वो वाला कर लेता, वो बाद में नहीं हो पाएगा, तो आपको 15 मिनट के अंदर वो करना है। सर उसके बाद एक बार बताओ, एमसीक्यू कब करने हैं, मतलब एमसीक्यू एकदम स्टार्टिंग में कर लें? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टार्टिंग में मत उठाना, बिकॉज अगर एमसीक्यू ट्रिकी आ गए तो शुरू में ही सारा पैनिक हो जाएगा कि यार एमसीक्यू ही 30 नंबर के इतना वो हो गए हैं, अभी तो पूरा डिस्क्रिप्टिव का पेपर पड़ा है, और उसमें क्या होता है फिर आती जाती चीज बेकार हो जाती है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, पहले एक काम करो, 3 क्वेश्चन निपटा लेना डिस्क्रिप्टिव के, 45 मार्क्स का पेपर आपका हो जाएगा एटलीस्ट, और पहले डेफिनेटली आप 40-45 मार्क्स का पेपर वो वाला करोगे जो शॉर्ट आपको अच्छे से आता है, तो पहले उसको करके साइड हो जाओ, एक रिलीफ मिल जाएगा कि एटलीस्ट तुम पास करने लायक तो ऑलरेडी लिख ही चुके हो। अब इसके बाद जो है एमसीक्यू उठा लेना, बीच में एक सैंडविच बना के डालना, मतलब एमसीक्यू का बिल्कुल लास्ट के लिए भी मत छोड़ना, क्योंकि लास्ट में क्या होता है फिर हबड़ा तबड़ी होती है, मतलब ऐसा होच पोच होता है, और फिर आप गलत गलत एमसीक्यू लगा देते हो, कुछ भी कर देते हो, और कई बार तो छूट ही जाते हैं। तो लास्ट के लिए भी मत छोड़ना, और बिल्कुल स्टार्टिंग के लिए भी मत रखना। स्टार्टिंग में इसलिए भी नहीं रखना है कि रीजन बिंग क्या होता है उसमें, कई बार कुछ मान लो कोई डिफिकल्ट आ गया एमसीक्यू, या फिर अगर मान लो ऐसा हो गया कि लाइक आपने ना बहुत ही टाइम लगा दिया, वो सब गलत हो जाएगा, बिकॉज स्टार्टिंग में क्या होता है ना हम थोड़ा स्लो जाते हैं, अभी तो टाइम है, तो एमसीक्यू में पता चले इतना टाइम निकल गया, फिर डिस्क्रिप्टिव नहीं लिख पा रहे हो, तो वो गलती मत करना, राइट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए, प्रलय आ जाए, मैं बोल रहा हूं कुछ भी हो जाए, इन एनी केस यू हैव टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स का एग्जाम। मैं बोल रहा हूं कुछ भी हो जाए, तुमको जो लिख के आना है लिख के आओ, आई डोंट केयर। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता लिखो उसको, मेरे को नहीं पता क्या लिख रहे हो, जो पता है उसके बारे में लिखो, बट प्लीज 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आओ। आई नेवर लेफ्ट एग्जामिनेशन, मैं कभी ऐसा पेपर नहीं छोड़ता था। 15-20 नंबर का पेपर आप छोड़ देते हो ना, 20 नंबर सोचो आपने छोड़ दिया ना, वो अटेम्प्ट छोड़ दिया, क्योंकि भैया 20 नंबर में अगर वो आपको कुछ देना भी चाहेगा, मैं बोल रहा हूं कुछ भी देगा यार, 2-3-5 नंबर तो दे देगा, और अगर उसने 2-3 भी दे दिए वो बहुत है, बहुत है। तो आप एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, एटलीस्ट उसको लिखो तो सही। तो आपको 100 मार्क्स का पेपर कुछ भी करके आना है, ठीक है, मतलब आप, मैं बोल रहा हूं कुछ भी करके आप करो, बट 100 का अटेम्प्ट करके आना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत, जिसका ना भी समझ में आए आंसर एक आध क्वेश्चन का, तो आप उसको बना के जो भी समझ में आ रहा है, जितना उसका प्रोविजन पता है, रिलेटेड चीज पता है, वो लिख के आ जाना। सर अगर मान लो कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया, ट्रिकी आ गया, या फिर अगर मान लो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया, कोई आज तक हमने पढ़ा ही नहीं है, तो पहले अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है। बी रेडी फॉर द टफेस्ट, कि ऐसा होगा कि कोई क्वेश्चन तो डेफिनेटली नया देखने को आपको मिलेगा ही, बट आप उसको कॉन्सेप्चुअली मैनेज कर लोगे। अच्छा अगर बिल्कुल ही डिफिकल्ट आ गया, बिल्कुल ही टफ आ गया, तो वो आपके लिए नहीं है, इट इज फॉर पैन इंडिया, पूरे इंडिया के लिए वो सेम चीज है, और वहीं पर गेम स्टार्ट होगी कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे वर्क कर रहा है, हाउ यू आर हैंडलिंग द थिंग्स। उस समय तुम चीजों को कैसे हैंडल कर रहे हो वो बहुत मैटर करेगा। उस समय आपको जितनी चीज उसके बारे में पता है, जो चीज जो आपको ज्ञान है ना उस टॉपिक के बारे में, जो कॉन्सेप्ट के बारे में पता है, डू इट, वो आपको करना है। और मैं बता रहा हूं वही टेस्टिंग होती है असली, एक लाइक कि तुम अच्छे से एग्जाम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वहां पर नॉलेज काम नहीं आएगी, वहां पर ये प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आएगा अलोंग विद दैट नॉलेज। सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा। तो अगर डिफिकल्ट भी आया ना, डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर ऑल, इट विल बी टफेस्ट फॉर ऑल। तुमको गेम खेल के आनी है, तुमको बस जितना अपना बेस्ट देना है ना वो तुमको दे के आना है। और मैं तुमको बोल रहा हूं इट इज नॉट अबाउट योर माइंड, इट इज अबाउट द माइंड सेट। जितना यहां से स्ट्रांग रहोगे ना उतना अच्छा पेपर जाएगा, और उतने ही चांसेस बढ़ेंगे एग्जामिशन आने के। सो यहां तक आए हो ना, हारने के लिए नहीं आए हो, फोड़ने के लिए आए हो, मचाने के लिए आए हो, जीतने के लिए आए हो, एंड यू आर गोइंग टू रॉक टुमारो इन द एग्जामिनेशन। आप एकदम बढ़िया बढ़िया मचा के आने वाले, मैं आपको बोल रहा हूं। कल मेरे को इंतजार रहेगा, जैसे ही आप पेपर से बाहर निकलोगे, यू विल बी सेंडिंग द मैसेजेस टू मी कि सर एकदम मस्त वाला पेपर हमारा हो गया है। एंड ट्रस्ट मी, देखो सबकी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हैं, बिलीव इन योर सेल्फ, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी मेहनत, हर चीज तुमने कर ली है, एंड नाउ यू आर ऑल रेडी फॉर द बैटल। तो कल एकदम धूम मचा के आनी है, ठीक है, मस्त एकदम पेपर करके आना। भाई हमेशा साथ है, कल मम्मी पापा के पैर छू के जाना, भगवान जी के आगे माथा टेक के जाना, आशीर्वाद लेके जाना, और पेपर एकदम अच्छा अच्छा होगा। सो डोंट वरी एट ऑल। जस्ट इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के आना दैट कुछ भी हो जाए आई विल गिव माई 200% इन द एग्जामिनेशन। सो सी यू टुमारो आफ्टर द एग्जाम। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। माई ऑल ब्लेसिंग्स आर विद यू, मतलब एकदम सारी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हैं। सो कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समबडी इज वेटिंग फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।